हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 के पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपने अपने पूरे सॉल्यूशन चेक कर लिए होंगे कि क्वेश्चन में आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको कितनी स्टेप मार्किंग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मिल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेटली मिल सकते हैं। आज हम ये आप लोग को लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने के साथ साथ एक बात और है कि ये आपका यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। यानी कि यूनिट नंबर 5 से हमारे पास कुल मिला के 28 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए। ओके, क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ टेकन ओवर द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ए। कोऑर्डिनेट प्लेन है ना। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको चूंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का वेरिफिकेशन पूछा गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों निकालना है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी अगर आपको किसी भी थ्योरम का वेरिफिकेशन निकालने को कहा जाता है, तो उसका सिंपल पार्ट पहले निकालेंगे और टफ पार्ट बाद में निकालेंगे। क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर जो इंटीग्रल वाला पार्ट जो होता है, यानी कि जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, वो थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू सरफेस इंटीग्रल। तो प्रेफर करिए कि पहले आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकालिए, उसके बाद आप उसका सरफेस इंटीग्रल निकालिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना। तो डाइवर्जन एफ निकालना, जो कि हमारा डेल एफ वेक्टर के बराबर है, तो हमने यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई के साथ किया है और जेड के साथ, क्योंकि आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको x के लिए करूंगा तो 3x² मिलेगा, इसको अगर y के लिए करूंगा तो -2x² मिलेगा, इसको z के लिए करूंगा तो मेरे पास +1 मिलेगा, यानी कि x² +1 मिलेगा। अब चूंकि मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि v हमारे पास वॉल्यूम में क्यूब का जो कि बाउंडेड हो रहा है x इक्वल टू 0 से a, y इक्वल टू 0 से a और z इक्वल टू 0 से a, यानी कि हम अपना ट्रिपल इंटीग्रेशन जो निकालेंगे वो हम 0 टू a, 0 टू a और 0 टू a निकालेंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पर अपना इंटीग्रल स्टार्ट किया। तो पहले चूंकि मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल y और z नहीं है, तो पहले मैं यहाँ पर ये जो लिमिट दी है वो z के लिए है, ये लिमिट दी है y के लिए और ये लिमिट दी है x के लिए। पहले हमें करना है z के लिए। तो चूंकि z नहीं है तो यहाँ पर 1 मान के चलेंगे, 1 का इंटीग्रल होगा z, लिमिट होगा 0 टू a, यानी कि a-0। इसी प्रकार जब हम y के लिए करेंगे तो y के लिए क्या होगा 1, 1 का लिमिट हो जाएगा 0 टू a, यानी कि y टू 0 टू a यानी कि a²। अब मैं यहाँ पर x² प्लस 1 का इंटीग्रल करना, तो x³ प्लस x होगा, जो कि मेरे पास a³ प्लस a होगा। अब इस a² का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a⁵ प्लस a³ होगा। अगर आपने अपना सोल्यूशन यहाँ तक किया हुआ तो आपको यहाँ पर 4 से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर आधा क्वेश्चन कर दिया तो हमें 7 मार्क्स मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है, जब भी अगर हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो वाला पार्ट जो होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल का पार्ट छोटा होता है और सरफेस इंटीग्रल का पार्ट ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वहां पे मार्क्स उसके ज्यादा होते हैं, है ना। जब इसका आप सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो उसके मार्क्स जो होंगे वो आपके मार्क्स जो होंगे लगभग 7 टू 6 मार्क्स के बीच में वो चलेगा, क्योंकि 14 मार्क्स का है तो 4 के हिसाब से 10 हो गया, है ना। और अगर 5 मार्क्स देता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 9 मार्क्स के आसपास हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से होता है, एग्जामिनर के हिसाब से डिपेंड करता, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 6 मार्क्स भी दे दे। राइट, आइए अब सरफेस इंटीग्रल समझते हैं। तो चूंकि हमें यहाँ पे सरफेस एस जो दे रखी है वो हमें क्यूबॉइड दे रखी, क्यूब दे रखी है। ठीक है, एक क्यूब दे रखा है यहाँ पर, ये हमारे पास क्यूब है। तो फिर अगर हमारे पास क्यूब अगर हमें दिया हुआ है तो हम ऐसी कंडीशन में इसको हम इस प्रकार से क्यूब को जनरेट कर लेंगे। अब क्यूब को जनरेट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये 0 से ए तक की जो लेंथ है वो ए दी हुई है, 0 से सी तक की लेंथ जो ए दी हुई है, 0 से ई तक की लेंथ वो भी हमें ए दे रखी है। तो ए के कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, a0 0, सी के कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 a0, और चूंकि ए और सी के बीच में बी है तो बी ए 0 होगा। इसी प्रकार हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट होगा 0 0 a और डी के कोऑर्डिनेट होंगे 0 a। इसी प्रकार हमारे पास एफ के कोऑर्डिनेट होंगे a0 a। अब चूंकि यहाँ पर हमें 6 सरफेस दे रखे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, यदि हम वाई डायरेक्शन मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा y इक्वल टू a होगा,
और हमारे पास जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो जे मतलब वाई की डायरेक्शन में होगा, यानी कि जे कहलाएगा। इसी प्रकार इसके अगर हम अपोजिट जाते हैं तो वो बन जाएगा मेरे पास माइनस जे, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वाई की वैल्यू होगी मेरे पास 0 के इक्वल, है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एक्स की डायरेक्शन में आते हैं, यानी कि हम ए बी जी एफ की बात करते हैं, तो वो मेरे पास ए है, और चूंकि हम यहाँ पर सामने की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर आई होगा, लेकिन अगर इसके अपोजिट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस आई के बराबर कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास के होगा, और इसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस के होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने पास ये 6 सरफेस हमने यहाँ पर ले रखी। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम सरफेस इंटीग्रल निकालें, चूंकि हमारे पास जितनी सरफेस है हमें उतना ही सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा। चूंकि हमारे पास 6 सरफेस है, हमें 6 सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर इवेल्युएट करने हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने DS1, DS2, DS3, DS4 और DS5 और DS6 ले रखा है। इसका मीनिंग क्या वो समझ लीजिए। जनरली DS की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है जैसे DY DZI, देन DZ DXJ प्लस DX DY के, है ना। अगर हम यहाँ पर x की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास i लेना है, y की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो j लेना है, और z की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो k लेना है। वन बाय वन समझते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर लिया हुआ है BCDG, अब BCDG हमारे पास कहाँ पर है, देखो BCDG कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज BCD, है ना। तो ये इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करेगा, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एन कैप की वैल्यू जे होगी, तो जे होगी मतलब कि हम वाई की डायरेक्शन में आ रहे हैं। चूंकि हमारे पास एन की वैल्यू जे है, इसलिए यहाँ पर डी एस की वैल्यू मैंने डी एक्स डी जेड ली हुई, जैसे कि आप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, वाई कितना है, ए है, तो हमने यहाँ पर एफ लिया और यहाँ पर एफ डॉट एन लिया, तो हमारे पास कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 2x² वाई। क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास a है तो मैंने यहाँ पर a रख दिया, तो कितना हो गया -2ax²। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो कितना होगा 0 to a -2a x² dx dz। तो हमारा आंसर कितना रहा है -2/3 a to the power 5, राइट। अब हम ले रहे हैं सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस क्या है, DEF। तो DEFG मेरे पास बच्चों कहाँ पर है, जैसे DEFG, यानी कि सरफेस की बात हो रही है, किसकी, ऊपर की सरफेस की बात हो रही है, दिख रहा है ना, ये सरफेस की बात हो रही है। इस सरफेस पे नॉर्मल कहाँ ड्रॉ होगा, जेड की डायरेक्शन में होगा। जेड की डायरेक्शन में होगा तो मेरे पास क्या होगा, एन कैप की वैल्यू कितनी होगी, अब एन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास कितना है, dx dy है, तो और चूंकि वो जेड की डायरेक्शन में जा रहा है तो जेड की वैल्यू होगी 0 a, dz कितना हो गया 0। तो मेरे पास क्या हुआ, एफ डॉट एन कितना मिल रहा है जेड के बराबर, और जेड की वैल्यू कितनी है a, तो मैंने a रख दिया। तो एफ डॉट एन कैप ds कितना मिल गया हमें, a क्यू मिल गया। ओके, अब OCDE लेना, तो एन कैप कितना है मेरे पास, OCDE कहाँ पर है, यहाँ पर पहले तो समझ लेते OCDE। तो ये मेरे पास O है, ये C है, ये D है, ऐसे करके, और फिर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, है ना। ये OCDE है, तो किसका है, x के अपोजिट डायरेक्शन में। एन कैप की वैल्यू कितनी हो गई, -i हो गई, x = 0 हो गया। तो ds कितना मिल जाएगा, dy dz। एफ डॉट एन लेंगे तो कितना आएगा, -x³ -yz। x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 -yz, यानी केवल yz मिलेगा। हमने yz को हमने 0 to a और 0 to a में एंटर कर दिया, तो a to the power 4/4 मिलेगा। इसी प्रकार जब OEFA की बात करेंगे, तो OEFA मेरे पास कहाँ है भाई, OEFA, तो ये मेरे पास O है, ये E है, ये F है, OEFA हो गया। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, y के अपोजिट है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 मानी जाएगी, है ना। तो y n की वैल्यू कितनी है, -j। तो चूंकि n की वैल्यू -j, तो यहाँ पर क्या होगा, dx dz होगा। एफ डॉट एन निकालना है तो कितना मिल रहा है मुझे, 2x² y, और 2x² y में y की वैल्यू कितनी है 0, तो मेरे पास कितना हो गया, फोर्थ इंटीग्रल 0 हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ इंटीग्रल की, तो वो कहाँ पर है, ABGF। तो ABGF कहाँ पर है भाई, दिस इज ABGF, ये वाला पोर्शन मेरे पास सामने वाला आ रहा है। तो इस पे नॉर्मल कहाँ पे डलेगा, x की डायरेक्शन में डलेगा, तो मेरे पास क्या हुआ, S5 हो गया। n कितना होगा, i हो गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग में ds कितना होगा, dy dz हो जाएगा। तो मेरे पास f डॉट n कितना मिल रहा है,
ए टू द पावर 3 माइनस वाई जेड है ना, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा किसके लिए, एक बार वाई के लिए एक बार जेड के लिए। तो मेरे पास इंटीग्रल कितना आएगा, एक बार जेड के लिए क्या, तो कितना ए क्यू जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना रहा है ए टू द पावर 5 अपॉन ए टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन 4। अब मैं निकाल रहा हूँ लास्ट इंटीग्रल कि ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी कहाँ पर है, ये है, दिस इज ओ ए बी सी है ना, दिख रहा है आपको ये किस कहाँ पर है, दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेड है ना। एस की मेरे पास एन कैप की कितनी होगी माइनस के, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इंटीग्रल निकाला कितना है 0। अब इन सब वैल्यू को उठा के हमने रखा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है इतना, और यही आंसर हमें कितना कहाँ पे मिला था सर, वॉल्यूम इंटीग्रल में मिला था। तो ये हमारे पास इस प्रकार से वेरीफाई हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं जो आपको आगे के काम में आएंगे, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर सोनेन्द्र।